हेलो बच्चों, मेरा नाम है शेख इमरान और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस की जर्नी। तो अगर आप भी क्लास 10th साइंस को एकदम इजीली समझना चाहते हैं तो आ जाइए और हमारे साथ शामिल हो जाइए। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1, ग्रेविटी। सो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटी और शायद ये आपने नाम सुना होगा। बचपन से हम इस बारे में पढ़ते आए हैं कि जो ग्रेविटी है वो क्या होती है। सो अगर आपको याद आ रहा होगा तो ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन ये फोर्स है किसके पास? तो ये हमारे प्लेनेट के पास है। तो हुआ क्या था, किसने बताया था कि ग्रेविटी नाम की कोई एक चीज होती है जो कि चीजों को अपनी तरफ खींचती है? सो सर आइजैक न्यूटन एक दिन किसी गार्डन में बैठे हुए थे, एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे बैठे उनके सामने एक एप्पल जो है वो उस पेड़ से नीचे गिर गया। तो उन्होंने सोचा कि ये जो एप्पल है ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ऐसे क्यों नहीं हुआ कि वो ऊपर का ऊपर ही चला गया, या फिर जहां वो एप्पल था वहां से हॉरिजेंटली उड़ता हुआ कहीं और क्यों नहीं चला गया। तो उनके दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल आने लगे। तब उन्होंने स्टडी किया और सोचा कि अर्थ के पास ऐसी एक फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है, और इस फोर्स को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटी। सो अब यहाँ पे कुछ बातें जो फेनोमेनन देखिए, द फेनोमेनन ऑफ ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। तो किसने खोज की थी ग्रेविटी की, किसने बताया कि ग्रेविटी नाम की एक फोर्स हमारे अर्थ के पास है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये बताया था सर आइजैक न्यूटन ने, और इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके इस चीज को समझाया भी है। और उन्होंने ये भी बताया था कि देखिए यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रही है इसके जरिए हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। यहाँ पे ये जो पर्सन बैठा हुआ है इस ट्री के नीचे, सपोज कि ये सर आइजैक न्यूटन है। तो सर आइजैक न्यूटन एप्पल की ट्री के नीचे बैठे हुए थे, अचानक से एप्पल जो है उस ट्री से नीचे गिर गया। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि अर्थ के सेंटर में, अर्थ अर्थ जो है चीजों को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, और ये जो फोर्स है जो चीजों को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है, जैसे कि अगर ये एप्पल, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे एप्पल, ये जो एप्पल है अगर नीचे गिर रहा है तो वो सेंटर की तरफ गिरेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये एप्पल, सपोज हम दूसरा एक यहाँ पे अर्थ ड्रॉ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब सपोज कि ये एक अर्थ है, ये एक प्लैनेट है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे गिर रहा है, तो ऐसे नहीं होगा कि प्लैनेट में अगर ग्रेविटी है तो वो चीजों को नीचे की तरफ, यानी जहां पे वो ऑब्जेक्ट है वहां से डायरेक्ट नीचे नहीं खींचेगी, बल्कि क्या होगा कि प्लैनेट उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, अपने सेंटर की तरफ। तो एप्पल यहाँ है तो वो अर्थ क्या करेगी, उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसी फोर्स को ग्रेविटी कहा गया। अगर एप्पल यहां से नीचे गिरता तो तभी भी जो अर्थ है उसे अपनी तरफ खींचती, इसे ही ग्रेविटी कहा जाता है। ऐसे नहीं होगा कि एप्पल अगर यहाँ पर है तो यहाँ से वो नीचे इस तरफ नहीं जाएगा। जो फोर्स हमारे अर्थ के पास है वो चीजों को अपने सेंटर की तरफ वर्टिकली खींचती है। इस चीज को सर आइजैक न्यूटन ने एक्सप्लेन करके बताया। अब यहाँ पे एक और चीज सोचने वाली है, क्या है देखिए, can it also act on objects at even greater heights, much further away from the earth, like for example the moon। अब पूछा जा रहा है कि क्या जो अर्थ के पास ग्रेविटी नाम की फोर्स है वो किसी और ऑब्जेक्ट्स पर भी असर करती है जो कि और ज्यादा दूर है। एप्पल का तो चलो ट्री, एप्पल जो है वो थोड़ा सा ऐसे ही कुछ हाइट पर होगा, वहां से नीचे गिर जाएगा, तो एप्पल की तो बात ही नहीं आएगी, ज्यादा हाइट नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज अर्थ से बहुत दूर है, अच्छा खासा उसका डिस्टेंस है, तभी भी क्या अर्थ का ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर भी काम करेगा। जैसे कि मून, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, आपको यहाँ पर मून का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो क्या अर्थ की ग्रेविटी मून पर भी वर्क करती है? तो हाँ, करती है। कैसे, आगे चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। चलिए और एक चीज यहाँ पर, कैन इट ऑल्सो
act on even further objects like the other planets and sun। क्या ये ग्रेविटी दूसरे भी और जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स है उन पर भी असर करती है? जैसे कि हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में देर आर टोटल 8 प्लैनेट्स, राइट? तो क्या हमारे अर्थ की ग्रेविटी बाकी प्लैनेट पर भी असर करती है? क्या वो अपने बाकी के प्लैनेट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? या फिर क्या हमारे अर्थ की ग्रेविटी सन के ऊपर भी अप्लाई होती है, सन को भी अट्रैक्ट करती है? ये भी क्वेश्चन आता है, समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो चीज हमारे, जैसे कि अभी पढ़ रहे थे हम, जो मून है, मून को हमारा अर्थ खींच नहीं रहा है, बल्कि हमारा अर्थ मून को अपने आसपास ऐसे घुमा रहा है। कंटिन्यू जो पोजीशन है मून की, वो अर्थ के साथ बनी हुई है और मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये जो मोशन होता है जिसमें के कोई एक ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट या सन के अराउंड, कोई एक ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट या सन के अराउंड घूमता है, इसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, रिवॉल्यूशन, आपने इस चीज के बारे में स्टडी किया होगा। ठीक है, रिवॉल्यूशन इसे कहा जाता है। तो ये रिवॉल्यूशन होता कैसे? हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे अर्थ के पास ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी का तो काम होना चाहिए कि वो चीजों को अपने तरफ खींचे। हाँ, वही काम है खींचने का। तो मून हमारे अर्थ से दिखाई देता है, हम ये कह रहे हैं कि अर्थ की ग्रेविटी मून के ऊपर अप्लाई होती है, तो फिर मून हमारे अर्थ पर आकर गिर क्यों नहीं जाता? ये कैसे होता है? तो ये फोर्स है मून का, जो सॉरी, ये जो फोर्स है ये हमारे अर्थ का है, जो कि मून को अपने अराउंड घुमाता रहता है। इसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी फोर्स को कहा जाता है। और ये जो मोशन है, ये जो गोल गोल घूमती है हमारे अराउंड, मून जो हमारे अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमता रहता है, राउंड एंड राउंड घूमता रहता है, इसे सर्कुलर मोशन भी हम कहेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहेंगे? सेंट्री यानी कि सेंटर, सेंट्रीपिटल यानी कि सेंटर की तरफ वाला फोर्स, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप ये जो पिक्चर है इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल मौजूद है, ये पर्सन जो है आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या कर रहा है कि एक स्प्रिंग है, उसमें एक स्टोन को एक धागे से बांध दिया, एक स्प्रिंग से बांध दिया और उसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको पिक्चर में कि ऐसे गोल गोल उसे घुमा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में? गोल गोल घुमा रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? ऐसे गोल घूम रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये पर्सन कर क्या रहा है? ये पर्सन इस स्प्रिंग से जो स्टोन बना हुआ है, उस स्टोन को स्प्रिंग के जरिए अपनी तरफ खींच रहा है। जब भी आप कोई चीज घुमाओगे, ऐसे जब आप ऑब्जर्व करोगे, आप ऐसे किसी चीज को आप जब घुमाओगे, पत्थर को बांध लेंगे आप स्प्रिंग से, और अगर आप ऐसे उसको घुमाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा अगर आपको उस स्ट्रिंग को घुमाना है। मतलब क्या कर रहे हो? आप खींच रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो। तो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स में? आप एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट तो करा रहे हो, लेकिन आप उसे अपनी तरफ खींच रहे हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और क्या बातें बताई गई है। व्हेन रिलीज द स्टोन, जब आप ऐसे घुमाते हो, वैसे जब घुमा रहे थे आप इसे घुमाते घुमाते अगर आप छोड़ दोगे, तो छोड़ने के बाद ये जो स्टोन है वो उड़ता हुआ एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, जो कि उसकी टेंजेंट कहलाई जाएगी। और ये जो है टेंजेंट कहां से बनेगी? तो जो पोजीशन था स्टोन का, जहां से आपने जो छोड़ा था, वहां से इसकी टेंजेंट बनेगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पर्सन है, इसका सेंटर इस सर्कल का यहाँ पे है, और इस स्ट्रिंग से ये स्टोन बना हुआ है। इसके हाथ में जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से ये स्टोन बना हुआ है। जब ये इसको घुमाएगा, अगर सपोज इस पॉइंट से छोड़ दिया गया, तो यहां से एक टेंजेंट बनेगी और सीधे डायरेक्शन में ये पत्थर जाएगा, सीधे डायरेक्शन में जहां से आपने उसे छोड़ा वहीं से उसको वो जो है टेंजेंट बनेगी उसके, और वो सीधे डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कि अगर यहां से आपने छोड़ा इस डायरेक्शन से, तो यहां से वो अपनी टेंजेंट बनाएगा और सीधे इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपने इसे यहां से छोड़ा, तो यहाँ पे अपनी वो टेंजेंट बनाएगा और इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंटर की टुवर्ड्स, सेंटर की तरफ चीजों को खींचता है और अपने अराउंड घुमाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। A force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called centripetal force. अब यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, देखो
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफिनेशन। जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि हु इन्वेंटेड या फिर किसने ये फेनोमेनन दिया ग्रेविटी का, तो सर आइजैक न्यूटन। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है। वैसे ही अगर पेपर में सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूछा गया, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये आपको डेफिनेशन पक्का याद होनी चाहिए। क्या है डेफिनेशन? अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल। एक फोर्स, एक ताकत जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है, जो ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूमता है उस ऑब्जेक्ट पर। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था कि ये सपोज कि एक प्लेनेट है, इसके अराउंड ये मून है, ये मून ऐसे इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, यानी सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है। तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रही है, एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तभी ये राउंड एंड राउंड फिर रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। कोई तो वजह होगी ना कि ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे क्यों नहीं हो रहा है कि घूमते घूमते कहीं और चला जाए? ऐसे क्यों ना घूमते घूमते कहीं और चला जाए, फिर वापस घूमते हुए इधर आ जाए? क्यों ऐसे हो रहा है कि एक फिक्स रास्ता बना हुआ है, उसी रास्ते से घूम रहा है? तो कोई तो फोर्स होगी ना, कोई तो फोर्स होगी। यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। और ये फोर्स क्या करती है? चीजों को सेंटर की तरफ खींचे हुए रखती है, सेंटर की तरफ खींचे हुए रखती है, तभी ये एक लिमिटेड एरिया में ही घूमता रहता है। एक लिमिटेड, जो इसका एक डिसाइडेड रास्ता है, जो इसका ऑर्बिट कहेंगे, उसी ऑर्बिट पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करता रहेगा, उसी सर्कुलर पाथ पे घूमता रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो फोर्स है, ये फोर्स चीजों को सेंटर की तरफ खींचती है, और सेंटर की तरफ ये जो फोर्स खींच रही है, इसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। चलिए, सेंट्रीपिटल फोर्स मीन सेंटर सीकिंग। शॉर्ट में अगर बोला जाए सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि सेंटर की तरफ आने वाली फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट इज द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स में? क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स में? जो ऑब्जेक्ट है जिसको सेंटर जिसको ऐसे रोटेट किया जा रहा है, ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे रिवॉल्व किया जा रहा है, वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे फोर्स के जरिए हम और उसको घुमाएंगे। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ के बारे में। अभी केपलर्स लॉ क्या होता है? केपलर्स लॉ क्या होता है? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हाँ, केपलर्स लॉ इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में सही से स्टडी करना तो पड़ेगा। चलिए पहले समझ लेते हैं केपलर्स लॉ क्या है, किसने इन्वेंट किया था। चलिए, केपलर्स लॉ। Planetary motion had been observed by astronomers since ancient time। देखिए प्लैनेट के मोशन को, जैसे कि प्लैनेट बोलेंगे जो गोला बोलते हैं ना, गोला आपने देखा होगा पी के मूवी में, ई गोला पर ई गोला इतना सा गोला है, ऐसे वैसे जो आमिर खान बोलते हैं ना गोला, यानी कि प्लैनेट। एक बोलेंगे ग्रह, हिंदी में बोलेंगे तो ग्रह, ठीक है। तो प्लैनेट, इनकी मोशन, प्लैनेटरी मोशंस को, मोशन यानी कि प्लैनेट के पास भी अपने अपने मोशंस है। अगर आपने स्टडी किया होगा तो आपने रोटेशन और रिवॉल्यूशन इन टर्म्स के बारे में स्टडी किया होगा। रोटेशन क्या होता है? जिसमें प्लैनेट्स अपने अराउंड गोल गोल घूमता है। जैसे कि अब ये एक कोई एक प्लैनेट है, तो ये अपने ही अराउंड ऐसे राउंड एंड राउंड घूमता रहेगा, तो इसे रोटेशन कहेंगे। और अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड ऐसे राउंड एंड राउंड यानी कि रिवॉल्व कर रहा है, एक कंप्लीट रास्ता पूरा कर रहा है, इसे क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन कहेंगे। आपने इन प्लैनेटरी मोशन के बारे में स्टडी किया होगा, लेकिन आपको अभी आप क्लासेस में ये जो पढ़ाया जा रहा है, इसकी स्टडी बहुत पहले से की जाती है। बहुत पहले से लोग दुनिया को समझने की, सन को समझने की, ये क्यों ऐसे होता है कि सूरज इधर से निकल रहा है, इधर रात हो रही है, क्या है चीजें ये, इसके बारे में समझने के लिए लोग बहुत पहले से लगे हुए थे। तो प्लैनेटरी मोशन की स्टडी बहुत पहले से होती आ रही है। बिफोर गैलीलियो ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्लैनेट्स पोजीशंस वेयर मेड बाय नेक्ड आईज। गैलीलियो के आने से पहले दुनिया में जितनी भी स्टडीज की जाती थी प्लैनेट्स के बारे में, सन के बारे में, स्टार्स के बारे में, वो सिर्फ नेक्ड आईज यानी कि हमारे खुली आंखों से देखकर समझते थे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्यों ऐसे हो रहा है कि सन इधर से निकल रहा है, इधर जाकर डूब रहा है, फिर कहीं कभी मून आधा दिखाई देता है, कभी फुल दिखाई देता है, कभी दिखाई ही नहीं देता है, क्यों ऐसे होता है? तो जब तक गैलीलियो नहीं आए थे, गैलीलियो के आने के पहले पहले तक लोग सिर्फ आंखों से देखकर ही प्लैनेट्स के मोशन को, प्लैनेट्स को समझने की कोशिश करते थे।
लेकिन गैलीलियो ने ऐसा क्या किया था कि गैलीलियो के आने से पहले ऐसा होता था। तो गैलीलियो ने सबसे पहला टेलीस्कोप बनाया था, जिसकी वजह से प्लैनेट्स की स्टडी करना आसान हो गया था। तो गैलीलियो ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था। बाद में इसी टेलीस्कोप को और डेवलप करते गए, एडवांस करते गए, तो आज के टाइम पर जो हम टेलीस्कोप देखते हैं, जिससे हम गैलेक्सीज तक बहुत दूर तक देखते हैं, ऐसे टेलीस्कोप मौजूद है। तो गैलीलियो के आने से पहले पहले तक लोग सिर्फ आंखों से देखकर ही स्टडी करते थे प्लैनेट्स के बारे में। लेकिन by the 16th century a lot of data were available about planetary motion positions and motion. अब 16th century के आने तक बहुत सारा डाटा प्लैनेटरी मोशंस के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में जमा कर लिया गया था। अब यहाँ पे नाम आ गया है एक इंपॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने ये लॉज दिए थे। इनका नाम था जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर ने इसके बारे में बताया था। जोहान्स केपलर ने इस स्टडी के बारे में बताया था। Johannes Kepler studies this data. He noticed that the motion of planets follows certain law. अब इन्होंने क्या किया, जोहान्स केपलर ने जो डाटा अवेलेबल था उस टाइम पे प्लैनेटरी मोशंस के बारे में, उसको स्टडी किया। और जोहान्स केपलर ने सोचा कि प्लैनेट्स तो किसी ना किसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लैनेट्स ऐसे किसी ना किसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जो है वो सन निकलता है, डूबता है। साल भर अगर ऑब्जर्व किया जाए तो सन की पोजीशन चेंज होती है, कभी इधर से निकलता है, फिर धीरे 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 इस तरह से पोजीशन चेंज होती है। ये सारी चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया और सोचा कि प्लैनेट्स या फिर प्लैनेट्स जो है वो कोई ना कोई लॉ लॉ को फॉलो कर रहे हैं, कोई ना कोई कानून बने हुए इन प्लैनेट्स के लिए जो ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ही स्टेटेड 3 लॉज डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन। और बाद में उन्होंने क्या किया, इन सब की स्टडी करके 3 लॉज दिए इन प्लैनेटरी मोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। These laws are known as Kepler's law which are given below। और इन्हीं लॉस को केपलर्स लॉ कहा जाता है, जो अभी हम पढ़ने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केपलर्स के लॉ के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बातें जो हम इस लॉ में और अच्छे अगर इसे पढ़ लेंगे तो हम इस लॉज में जो चीजें पढ़ने वाले वो समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ। सो ये आपको यहाँ पे सर्कल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इस सर्कल का नाम इलिप्स दिया गया है। इलिप्स, इलिप्स क्या होता है देखिए, एन इलिप्स इज एन कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन अ कोन इज कट बाय एन इंक्लाइंड प्लेन। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इलिप्स किसको कहेंगे। अब सपोज कि एक ऐसा कोन है, इस कोन को अगर आप इस तरह से काट दोगे, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको ये वाला प्लेन जो इस कोन को कट करते हुए बीच में से जा रहा है और यहाँ पे एक सर्कल मिल रहा है। तो इस तरह से कोन को कट करने के बाद आपको जो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट, जो सर्कुलर शेप मिलेगा, उसे इलिप्स कहेंगे। इट हैज 2 फोकल पॉइंट्स, और हर इलिप्स में 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं। ये बात याद रखिए, फोकल पॉइंट्स 2 होते हैं हर इलिप्स में, सर्कल नहीं है। अगर सर्कल होता तो सर्कल का सेंटर एक होता, इस तरह से सर्कल का सेंटर एक होता है। देखिए अगर एक सर्कल है तो सर्कल के पास एक सेंटर होता है, लेकिन ये इलिप्स है। इलिप्स एक्चुअल में किसे कहेंगे, इलिप्स कहेंगे अंडाकार आकृति को। अगर आप सेंटर को दबा दो, इस आप सर्कल को अगर आप दोनों ही साइड से ऐसे प्रेशर देकर दबाएंगे तो वो अंडे जैसा शेप ले लेगा। ठीक है, तो इसी को इलिप्स कहेंगे। और इलिप्स के पास 2 फोकाई होते हैं। ठीक है, इस सेंटर के पास सर्कल के पास एक सेंटर होता है, तो वैसे ही इलिप्स के पास 2 फोकल होते हैं। इनको अगर प्लूरली कहा जाए तो फोकाई कहेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो फोकाई। इनके पास 2 होते हैं। द सम ऑफ द डिस्टेंस टू द 2 फोकल पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट। देखिए अगर हम डिस्टेंस को मेजर करें, कि अब देखिए यहाँ पर इस इलिप्स जो है, इस इलिप्स में 2 फोकल पॉइंट्स दिए गए हैं, ये F1 और F2, ये 2 फोकल पॉइंट्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। इस फोकल पॉइंट से जब आप डिस्टेंस मेजर करोगे किसी भी पॉइंट पे, तो डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट आएगा। जिस भी कर्व पे आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो कांस्टेंट आएगा। F1 and F2 are 2 focal points of ellipse। F1 F2 2 फोकल पॉइंट से, ठीक है, इस इलिप्स के, शोन इन फिगर 3.1। तो इस फिगर में बताए गए इलिप्स में F1 और F2 ये 2 फोकल पॉइंट से, इनको फोकाई भी कहेंगे। ठीक है, इफ A, B and C आर 3 पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, देन अगर A
ये वाला ए, बी और सी, ये अगर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं इस इलिप्स पे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए F1, देखिए ए से यहाँ ए से एंगल बनाएंगे F1 तक, ए F1 और ए F2, ए F1 प्लस ए F2 इज इक्वल टू बी F1 प्लस बी F2 इज इक्वल टू सी F1 प्लस सी F2। ये इक्वल डिस्टेंस रहेगा तीनों ही पॉइंट्स में। आप जिस भी कर्व पर कोई एक पॉइंट बना दोगे तो वो पॉइंट्स जो है इक्वल डिस्टेंस शो करेंगे, इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन फोकल को कंसिडर करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर के फर्स्ट लॉ के बारे में। पहला लॉ क्या दिया था, पहला जो लॉ बताया था केपलर ने वो क्या था? सो फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन ellipse with the sun at one of foci। देखिए क्या बोला जा रहा है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन ellipse। देखिए ये जो ऑर्बिट है प्लैनेट का, अब ये सन है, ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है, वेट मिनट, हाँ, ये जो आपको रेड यहाँ पे आपको डॉट दिखाई दे रहा है, ये सन है। और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन, ये वाली लाइन जो है, इसे हम ऑर्बिट कहेंगे किसी भी प्लैनेट का, ठीक है। ये जो ऑर्बिट है इसे हम ऑर्बिट कहेंगे किसी भी प्लैनेट का, ठीक है। अब इस इलिप्स पे ये जो ऑर्बिट है इसी को हम इलिप्स कहेंगे हमारे इस प्लैनेट का, ठीक है। अब यहाँ पे द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। इलिप्स यानी कि बताया था कि अंडाकार आकृति होगी, है ना, ओवल थोड़ा सा शेप आएगा, तो वैसे ही दिखा दे रहा है, दिख रहा है यहाँ पे शेप अंडे जैसा। तो ये जो ऑर्बिट है प्लैनेट का, जिस रास्ते से प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, उसे ऑर्बिट कहते हैं। इसी ऑर्बिट को हम इलिप्स समझेंगे। अब यहाँ पे और क्या बोला गया है, विद द सन एट वन, सॉरी, ओके, इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। अब ये सन के साथ इलिप्स को बनाया गया है, और ये सन जो है एक फोकाई हम समझेंगे। सन यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सन यहाँ पे शो कर रहा है एक फोकाई को। हमने क्या कहा था कि एक इलिप्स में टू फोकल होते हैं, फोकाई भी कहेंगे। तो यहाँ पे सन क्या कर रहा है, एक फोकाई का काम कर रहा है। तो ये लॉ बताया पहले उन्होंने, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ में क्या लिखेंगे आप, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। ये डेफिनेशन होगी, सॉरी, ये जो है, ये जो लाइन है ये एक्सप्लेन करेगी केपलर्स के फर्स्ट लॉ को। अब यहाँ पे और कुछ बातें, फिगर शोज द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। देखिए अब क्या बताया जा रहा है, इस फिगर में आपको ये इलिप्टिकल ऑर्बिट दिखाई दे रहा होगा, जिससे कि एक प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है। द पोजिशन ऑफ द सन इज इंडिकेटेड बाय एस, और यहाँ पे आपको इस डायग्राम में सन की पोजीशन एस से बताई गई है। तो फर्स्ट लॉ प्लैनेटरी मोशन में क्या है कि प्लैनेट का जो पाथ है, जो रास्ता है, जो ऑर्बिट है, देखिए फिर से एक बार अच्छे से समझा देता हूं। अब हमारे पास ये सन है, अब देखिए यहाँ डायग्राम से ही समझ लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये सन है, ठीक है, सन है। हमें सबको पता है कि हर एक प्लैनेट सन के अराउंड एक फिक्स रास्ते पर ही रिवॉल्व करता है, उस रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। अब यहाँ पे ये ए वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लैनेट है। ये प्लैनेट क्या करेगा, यहां से निकलेगा तो ऐसे घूमते हुए वो पूरा एक सर्कल, बोलेंगे इलिप्स, कवर करते हुए वापस जहां पर वो था वहीं पर आएगा। तो क्या कर रहा है, ये एक ऑर्बिट पूरा कर रहा है। तो प्लैनेट के ऑर्बिट को यहाँ पे इलिप्स कंसिडर कर दिया गया, ठीक है, इलिप्स कह देंगे। और सन जो है एक फोकाई का काम कर रहा है। इलिप्स में दो फोकाई होते हैं, वैसे ही सन यहाँ पर एक फोकाई का काम कर रहा है। और इस डायग्राम में आपको ये जो ऑर्बिट है प्लैनेट का, उसे एज अ इलिप्स बताया गया है, और सन को एज अ फोकाई और एस से इंडिकेट किया गया है, और प्लैनेट को ए से इंडिकेट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए समझते हैं सेकंड लॉ ऑफ केपलर। केपलर का सेकंड लॉ क्या था, केपलर ने अपने सेकंड लॉ में क्या एक्सप्लेन किया है, देखिए। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए अब यहाँ पे आपको ये सन दिखाई दे रहा है, ये जो है ये एस से डिनोट किया जा रहा है सन को। अब यहाँ पे प्लैनेट को डिनोट किया गया है ए से। अब प्लैनेट ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, ई और एफ, इन पॉइंट पर हम प्लैनेट को कंसिडर करेंगे। क्या होगा, देखिए जो लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इस प्लैनेट की,
सन से जुड़ी हुई ये वाली लाइट देखिए, ये वाली लाइन जो है ए एस या फिर एस ए जिसको बोलेंगे, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन जो है स्वीप करते हुए घिसते हुए या फिर सरकते हुए बोलेंगे हम, सरकते हुए आगे आगे पहुंची है बी पॉइंट तक, ठीक है। तो इतना एंगल इसने कवर किया। वैसे ही यहां पर देखिए ये सन का एस पॉइंट है, तो ये यहां से ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है सी पॉइंट पर। सपोज प्लेनेट अब यहां पर आ गया, फिर यहां से सरकते हुए प्लेनेट जो है खिसकते हुए सरकते हुए स्वीप करते हुए पहुंचेगा डी पॉइंट पर, ठीक है। डी पॉइंट पर अभी यहाँ पर प्लेनेट पहुंच गया, तो यहाँ पर एक एंगल बन गया, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर एस जो सन है हमारा, वहां से फिर जाकर एक लाइन ज्वाइंट हो रही है ई से, अब प्लेनेट यहाँ पर आ गया, फिर प्लेनेट सरकते हुए यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एंगल तो बन गए, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। क्या बोला जा रहा है कि ये जो लाइन है जो सन से जुड़ी हुई है, एक ऑर्बिट तक जो जा रही है, इलिप्स तक जो जा रही है, ये इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रही है। अब आपको लगेगा कि सर यहां पर जो है ये पॉइंट ए है, इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा ना। फिर यहाँ पर जो पॉइंट टू है, इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया ये तो कम है, तो इसको पॉइंट वन से एंगल वन से एंगल टू में तो टाइम टाइम थोड़ा कम लगेगा, और फिर यहाँ पे जो एंगल थ्री है यहाँ पे और कम टाइम लगेगा। तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, है ना, क्योंकि डायग्राम खुद वहां पे दिखा रहे हैं ना, लेकिन ऐसे नहीं है। केपलर ने क्या कहा कि एक लाइन जो सन से जुड़ी हुई है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, मतलब कि ए से बी तक पहुंचने के लिए उसे सेम टाइम लगेगा, सी से डी तक पहुंचने के लिए सेम टाइम लगेगा, और ई से एफ तक पहुंचने के लिए सेम टाइम लगेगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ऐसे है कि यहाँ पर सन से प्लैनेट अब यहाँ पर थोड़ा सा पास में है, तो सन के पास फोर्स ज्यादा रहेगी, तो प्लैनेट वहां पर जोर से घुमाया जाएगा, यानी कि प्लैनेट वहां पर जोर से स्विप करेगा, यानी कि फास्ट स्विप करेगा, तो वो उतना बड़ा एरिया जो है, उतना बड़ा कर्व जो है वो फास्टली ऐसे कवर कर लेगा। सपोज कि उसे यहाँ पर 20 डेज का टाइम लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे उसे 20 डेज का टाइम लगा इतना एरिया कवर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सन से पास है तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा रहेगी और जो प्लैनेट है वो फास्टली वहां पर स्वीप करेगा। देन अब जब यहाँ पे प्लैनेट पहुंचेगा सी वाले पॉइंट पे, तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो गया, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, जो ए और बी पर जो डिस्टेंस था सन से, अब वो सी पर थोड़ा सा बढ़ गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा दूर हो गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ा सा कम हो गया। अब धीरे 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 ये मूव करेगा और यहाँ पर भी इसे लगेंगे 20 डेज, इक्वल टाइम लेगा वो डिस्टेंस कवर करने के लिए। देन अब थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर आ गया, तो ई से एफ, अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये सी और डी से हमको कम दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि अब ये प्लैनेट अच्छा खासा दूर चला गया सन से, तो वहां पर उतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं रहेगी, वो धीरे से वहां पर मूव करेगा, और ये वाला जो एंगल है इसको कंप्लीट करने के लिए फिर से 20 डेज लगेंगे। अब ये इलिप्टिकल शेप का हमारा ऑर्बिट है, इसीलिए सीजन्स वगैरह आते हैं, ये भी बताया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए बी एंड सी डी आर डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द प्लैनेट इन इक्वल टाइम। ए बी और सी डी ये डिस्टेंसेस है जो कि इक्वल टाइम में कवर किए गए हैं, अभी आपको बता दिया एक्सप्लेन करके। दैट इज आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द पोजिशंस ऑफ द प्लैनेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए सी आर शोन बाय बी डी रिस्पेक्टिवली। अब क्या बताया जा रहा है कि इन प्लैनेट ने स्टार्ट किया था ए और सी से, प्लैनेट ने क्या किया था कि मूव करना शुरू किया था, यहां पर ए से शुरू हो रहा था और यहां पर बी से शुरू हो रहा था। स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर ए है और यहां पर सी है, लेकिन जो एंड हो रहा था जहां तक वो ट्रैवल कर रहे थे, तो बी और डी तक ऐसे ट्रैवल कर रहे थे। सो ये इक्वल एरिया जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इन्होंने स्वीप करके कवर कर लिया है। जैसे कि अब यहाँ पे और एक चीज बोली जा रही है, दैट इज एरिया ए एस बी एंड सी एस डी आर इक्वल। इसका मतलब कि ए एस और डी, ये वाला ए एस और बी ये वाला एरिया, और सी एस और डी ये वाला एरिया इक्वल रहेगा, क्योंकि ये इक्वल टाइम में कवर किया जा रहा है। एरिया फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे फिर से हम ब्लैक मार्कर से मार्क करके बता देंगे, ये वाला एरिया एस ए एस ए एस और बी ये वाला एरिया, और सी एस
और डी ये वाला एरिया इक्वल है, यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं। अब तो ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ केपलर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी जो थर्ड लॉ था केपलर का उसे समझ लेते हैं। सो केपलर्स थर्ड लॉ, अब ये केपलर्स थर्ड लॉ क्या एक्सप्लेन करता है देखिए। द स्क्वायर ऑफ its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of planet from sun। अच्छा एक और चीज केपलर सेकंड लॉ में भी आपको ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है केपलर के सेकंड लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और यहाँ पे थर्ड लॉ जब हम पढ़ेंगे तो ये वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये केपलर के थर्ड लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और ये डायग्राम्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे, पेपर में आपको ये सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बतानी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे केपलर्स थर्ड लॉ क्या बता रहा है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं बताया था, रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं बताया था। ये प्लैनेट जो सन के अराउंड एक घेरा पूरा कर रहा है, एक राउंड पूरा कर रहा है। ठीक है, ये जो एक राउंड ये प्लैनेट पूरा कर रहा है सन के अराउंड, इसे रिवॉल्यूशन कहते हैं, बताया था, है ना। ठीक है, अब मुझे बताइए, आपने स्टडी किया होगा कि हमारा प्लैनेट अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो कितना टाइम लगता है हमारे सन को अर्थ के अराउंड, सॉरी हमारे अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। बताइए कितना टाइम लगता है हमारे अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, फास्ट करिए, कमेंट करिए, बताइए कितना टाइम लगता है। मुझे पता है आपका आंसर आता है, चलिए कमेंट करके बताइए कि कितना टाइम लगता है हमारे अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। जी बिल्कुल सही, 365 डेज लगते हैं। और अगर एग्जैक्टली बोला जाए तो 365 डेज एंड 1/4 ऑफ द डे, ऐसे हम कह सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर पकड़ा जाए तो 365 डेज लगते हैं एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे थर्ड लॉ क्या बता रहा है केपलर का, कि द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, अगर आप टाइम पीरियड जो लगता है, जैसे कि जो टाइम पीरियड लग रहा है रिवॉल्यूशन के लिए उसका अगर स्क्वायर निकाल लेंगे, टाइम पीरियड को हम सपोज कि यहाँ पर हम टी से डिनोट करेंगे, टाइम पीरियड का स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है उसका स्क्वायर निकाल लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। और ये जो आप क्यूब निकाल सॉरी आप ये जो स्क्वायर निकालोगे टाइम पीरियड का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से जो मीन डिस्टेंस निकलेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मीन डिस्टेंस का क्यूब उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए यहाँ पे एक सिंबल से हम डिनोट कर देंगे कि मीन डिस्टेंस को यहाँ पे हम आर से डिनोट करेंगे क्यूब। ठीक है, टी स्क्वायर टाइम का स्क्वायर, जितना टाइम लगता है रिवॉल्व करने के लिए उसका स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से जो कि प्लेनेट का होगा सन से। मीन डिस्टेंस, हाँ मीन डिस्टेंस बोला गया, सिर्फ डिस्टेंस नहीं है। अच्छा अब ये मीन डिस्टेंस क्या होता है, हाँ ठीक है, मीन डिस्टेंस को थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। चलिए अब हम देख लेते हैं कि सपोज हमारा सन, ये हमारे पास हमारा सन है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे इसको, थोड़ा समझने में आपको आसान हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, थोड़ा सा आप फोकस करिएगा जब मैं समझा रहा हूँ इस बात को। तो ठीक है, ये हमारा सन है। अब हम यहाँ पर एक बना लेंगे सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब सपोज कि ये जो है, क्योंकि इलिप्स से राउंड नहीं है तो थोड़ा सा हम इलिप्टिकल भी बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे है, तो ये हो गया हमारा क्या, ऑर्बिट, ये हो गया इसका ऑर्बिट। अब यहाँ पर है प्लैनेट, एक मिनट थोड़ा सा सन को पास लेके आते हैं, यहाँ पे रखेंगे सन को। ठीक है, तो थोड़ा समझने में आसान होगी कि मीन डिस्टेंस किसे कहते हैं, वो समझने में आपको आसान जाएगा अगर हम सन को यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो। अब ये हमारा सन, मीन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर प्लैनेट यहाँ पर है तो चलो ठीक है, अगर प्लैनेट यहाँ पर है, अब आप देखिए क्या ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है
यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, क्या ये डिस्टेंस सेम है? तो नहीं, सेम तो नहीं है। तो मीन डिस्टेंस किसे कहेंगे? मीन डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? तो सपोज कि ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 2 है। डिस्टेंस 1 यहाँ से इस प्लैनेट से लेके सन तक सपोज कि बोलेंगे 15 है, ठीक है। देन इस सन से इस पोजीशन में यहाँ से सन से लेकर इस प्लैनेट तक डिस्टेंस सपोज कि 5 है। तो मीन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे मीन डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? d1 माइनस d2 सॉरी d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। d1 क्या है? 15, d2 क्या है? 5 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को प्लस करो, क्या आएगा? 20 डिवाइडेड बाय 2, तो मीन डिस्टेंस निकल के आएगा 10। मीन डिस्टेंस निकल के आएगा यहाँ पे 10। तो इसे कहेंगे मीन डिस्टेंस, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो लार्जेस्ट डिस्टेंस रहेगा प्लैनेट का सन के ऑर्बिट के दोनों ही तरफ का, उसे हम कंसिडर करेंगे और सन को बीच में रखेंगे, तो हम उसका मीन डिस्टेंस निकाल पाएंगे। इस तरफ का डिस्टेंस, इस तरफ का डिस्टेंस, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे तो आपको मीन डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बोला क्या जा रहा है कि जो टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का, उसका स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन डिस्टेंस के क्यूब से। ये इस केपलर के थर्ड लॉ में एक्सप्लेन किया गया है। देन thus if r is एक मिनट, thus if r is average distance of the planet from the sun and t is its period of revolution, then अगर r को हम डिस्टेंस कंसिडर करें और t को टाइम कंसिडर करें, तो यहाँ पे टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। पता है अभी आपको? अब स्क्वायर क्यूब क्या होता है ये मत पूछेगा, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे और क्या बोला गया है कि कांस्टेंट के, और यहाँ पे कांस्टेंट को के कहा जाएगा। चलिए, अब ये तो हो गया केपलर्स के लॉ के बारे में। लेकिन हुआ क्या था केपलर के साथ? एक थोड़ा सा केपलर के साथ प्रॉब्लम आई थी। क्या आई थी? Kepler obtained these laws simply from the study of the positions of planets obtained by regular observation. केपलर ने ये जो लॉज एक्सप्लेन किए थे, ये जो 3 लॉज केपलर ने दिए थे, ये सिर्फ सिंपली ऑब्जर्व कर दिए थे उसने प्लैनेट्स को, सिर्फ ऑब्जर्व करके उसने तीनों लॉज दिए थे। अब ये हुआ क्या था आगे कि he had no explanation as to why planets obey these laws. केपलर ने बताया तो सही कि प्लैनेट कुछ लॉस को फॉलो करते हैं, और कैसे कैसे फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रिकल पाथ होता है, ये सारी चीजें केपलर ने एक्सप्लेन की। लेकिन केपलर के पास ये बताने के लिए था ही नहीं कि भाई ये प्लैनेट इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं, ये कौन सा ऐसा कानून बनाया गया इन प्लैनेट्स के लिए कि उनको इसी रास्ते पर चलना पड़ता है, यही मोशन उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये लॉस को फॉलो क्यों करते हैं प्लैनेट, ये केपलर नहीं बता पाए थे, क्योंकि उस वक्त में ये सिर्फ अपने आंखों से ऑब्जर्व करते हुए इतनी सारी चीजों को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था कि प्लैनेट इस तरह के इस तरह के फेनामेना को फॉलो क्यों करते हैं, इन चीजों को, इस लॉस को फॉलो क्यों करते हैं। तो केपलर ने उसको स्टडी करके नहीं बताया था, एक्सप्लेन नहीं किया था। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल सी बिलो how these laws help Newton in the formation of his theory of gravitation। और हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं कि ये सारे के सारे जो रूल्स, ये जो लॉज केपलर ने दिए थे, इन्होंने आगे जाके न्यूटन की कैसे हेल्प की थी, कैसे न्यूटन की इन्हीं चीजों ने आगे जाके न्यूटन की कैसे हेल्प की थी ग्रेविटेशन की थ्योरी बनाने में। ये सारी चीजें हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दे, कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और एक बात, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दे ताकि उन्हें भी चीजों को समझने में आसानी हो। और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम एक नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।